हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। अपने टॉपिक को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का आज आखिरी वीडियो होने वाला है और इसके बाद आप सब लोग का इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। निश्चिंत होके जाओ, पूरा बुक लगाओ, कोई सा भी बुक, एनसीईआरटी, एस चांद, फिर एच सी वर्मा, जो भी बुक लगाना है लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और लगाना ज़रूर। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, न्यूमेरिकल्स सब बन जाएगा, क्योंकि हर कुछ बताया हुआ है अगर सीरियसली पढ़े हो तो, और अगर अच्छे से नोट्स बनाए हो तो। ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड आपके पास तो आ नहीं रहा है। चलो एक काम हम लोग करेंगे कि करते हैं ऐसा कि स्लाइड को भी पिन करवा देते हैं अंदर में। ठीक है, यूट्यूब में लिंक सेक्शन में स्लाइड को भी पिन करवा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि तुम लोग डाउनलोड कर सको और पढ़ सको, समझ सको अच्छे से। चलो आगे हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम लोग अपने समझेंगे आखिरी टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि क्या है अपने पास, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, अक्सर ये चीज़ तुम लोग बिल्कुल महसूस भी करते हो ना, कि जब भी देखो पंखा चल रहा होता है, लंबे समय के लिए चला रहे होते हैं ना, फिर जाके पंखा को गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। वायर इसी तरीके से गर्म होता है, वायर भी गर्म हो जाता है, एसी गर्म होता है, सब कुछ। यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन्स भी यार गर्म हो जाता है बहुत देर चलाने के बाद। बहुत देर चार्ज कर दो तो चार्जर गर्म हो जाता है। तो सब में हीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। किसके कारण हीट आ रहा है? करंट के कारण हीट आ रहा है। जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण क्या आने लगता है? हीट आने लगता है। कहाँ से सर हीट आता है? करंट ऐसा क्या है करंट में जो हीट आता है? नहीं, करंट कारण नहीं है हीट लाने का, हीट करने का, हीटिंग इफेक्ट का। करंट इज नॉट द रीजन, ओनली रीजन। ठीक है, करंट इंड्यूस करवाता है वहाँ में रेजिस्टेंस। कौन इंड्यूस करवाता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? किसी चीज़ को अपोज करना। और जब हम किसी चीज़ को अपोज करते हैं तो वहाँ पे हीट आता है, हीट एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। यही है अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आगे समझ में पूरा टॉपिक। अब ये देखो, लिख एक एक पॉइंट बना बना के लिख दिए स्लाइड में। इसको चाहो तो बिल्कुल, चाहना क्या है भाई, लिखना ही है अगर सीरियसली पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो पहली बात, पहला पॉइंट तो ये होगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते किसको हैं। ठीक है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर। जब कोई इलेक्ट्रिक करंट बहुत हाई रेजिस्टेंस वायर से पास करता है। हाई रेजिस्टेंस वायर कहने का मतलब, अगर हम लोग बात करें, हम लोग के पास नाइक्रोम का वायर है जो बहुत ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, तो जब हाई रेजिस्टेंस वायर से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, लाइक नाइक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। तो जो वायर होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण से वो बहुत गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियस करता ही है। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट कहते हैं। ये दिख रहा है लाल लाल, ये लाल लाल दिख रहा है। अगर इसको हम थोड़ा छोटा कर दे तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ये लाल लाल वायर दिख रहा है अभी, रेड 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 दिख रहा है। ये वही है अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। ठीक है, तो यहाँ करंट पास हुआ तो इसमें क्या जनरेट हो गया? हीट जनरेट हो गया। इसी को नाइक्रोम वायर कहते हैं। जाके गूगल पे सर्च कर, नाइक्रोम वायर आ जाएगा। कहाँ कहाँ नाइक्रोम वायर यूज होता है? जहाँ पे भी हमको हीट चाहिए वहाँ नाइक्रोम वायर का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन को जब खोलोगे ना, तो अंदर में नाइक्रोम वायर होता है, वो गर्म होता है। उसी से आपका हीट क्या होता है? आयरन गर्म हो जाता है। गीज़र के अंदर नाइक्रोम वायर का यूज़ होता है। और फिर बात करें, अभी देखो, अभी रूम हीटर अभी यूज़ कर रहे हैं, रूम हीटर में नाइक्रोम वायर यूज़ होता है। ठीक है ना? तो जितना भी एप्लियंस हमको ऐसा चाहिए जो गर्म करे, जिससे मेरा काम हो जाए, वहाँ पे कौन सा वायर यूज़ करते हैं? मोस्टली नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि आसानी से अवेलेबल है। ऐसा नहीं इट इज़ ओनली वायर, इट इज़ ओनली इट इज़ नॉट दी ओनली वायर विच प्रोड्यूसेस सो मच हीट। ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन नाइक्रोम वायर ईजिली अवेलेबल है, कॉस्ट में कम पड़ता है, इसलिए नाइक्रोम वायर को यूज़ करते हैं। आ गया एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस हीट इफेक्ट, ये तो हो गया ना, ये पार्ट हो गया। रेड हॉट क्यों है? हीटिंग के कारण ही रेड हॉट कलर का। और कोई भी चीज़ यार गर्म करते हैं तो लाल कलर का दिखता ही है, वो तो नेचर है उसका। चलो आप, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टेंस का रोल वही है जो मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का रोल है। यानी फ्रिक्शन का काम क्या है? कि फोर्स को अपोज करना, मोशन को अपोज करना काम है किसका? फ्रिक्शन का। तो रेजिस्टेंस का भी, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस का भी यही काम है, करंट के फ्लो को अपोज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज, रोल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कैसा है? फ्रिक्शन का ही रोल है। मैकेनिक्स में फ्रिक्शन पढ़ते हैं, फ्रिक्शन पढ़ के भी आए होगे, समझते होगे फ्रिक्शन क्या होता है। तो जो काम फ्रिक्शन का होता है मैकेनिक्स में, वही काम रेजिस्टेंस का होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अब चलो, अब देखो, अब कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अगर डायरेक्ट फार्मूला लिखने की बात है तो डायरेक्ट फार्मूला तो लिख देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। डायरेक्ट फार्मूला होता है H = I² RT।
अगर डायरेक्ट फार्मूला लिखने की बात करें तो ये रहा डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन इस फार्मूला को हम लोग प्रूफ करके भी दिखाएंगे, देखेंगे, ठीक है। इस फार्मूला को क्या करते हैं हम लोग, प्रूफ करके भी, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आया कहाँ से, कहीं से तो आया होगा ना। ऐसे कोई आके ऐसा उत्पन्न होकर थोड़ी ना दिया ये लो फार्मूला भाई हीटिंग इफेक्ट का, हीट एनर्जी का, ऐसा तो होगा नहीं होगा, कहीं ना कहीं से ये प्रूफ हुआ होगा। तो आप उसी को चेक करते हैं हम लोग कि कैसे प्रूफ करते हैं इस फार्मूला को, ठीक है। चलो ऐड कर रहे हैं स्लाइड, तो यहाँ लिखेंगे क्या, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर हीट एनर्जी ड्यू टू करंट के कारण हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये फार्मूला के डेरिवेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। दैट डेरिवेशन वी आर गोइंग टू सी। बस ध्यान देते चलना, इससे ज़्यादा मेरे को बस तुम लोग का अटेंशन चाहिए यार, कि बोर्ड पे अटेंशन रहे, क्या बोल रहे हैं वो चीज़ तुम्हारे कान में अच्छे से जाएगा, इतना गारंटी मेरे तरफ से कि कुछ भी फिर डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। जहाँ लगता है कि डाउट होने वाला है वहाँ पे हम खुद भी रिपीट करते हैं 2 3 4 बार, समझो फिर क्या है। अच्छा एक बात बताना, हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ रहे थे, तो पढ़े थे कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाई क्यू, चार्ज, कितना वर्क डन लगा कितने चार्ज को कैरी करने में, यही होता है ना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। अच्छा एक चीज़ बताना यहाँ से, अगर हम बात करें यहाँ से वर्क डन का, क्या बात करें, वर्क डन किसके बराबर होगा, V इंटू क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, वर्क डन किसके बराबर होगा सर, V इंटू क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो बोलो हाँ कि ना, क्लियर है, ठीक है क्लियर है, अभी क्लियर है तो हाँ पहले तो देख लो, और इधर नहीं लिख रहे हो तो यहाँ यहाँ पहले लिख लो, ये फॉर्मूला पहले लिख लो, उसके बाद बताते हैं क्या है। हो गया, लिख लिया, हो गया, चलो आओ देखो तो, ये जो है ना मेरा मास्टर फॉर्मूला, यही यहीं से प्रूफ हो जाएगा, देखते चलना कैसे, यहाँ से कैसे प्रूफ होता है वो देखते चलना। आओ एक बात बताना, फ्रॉम ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर हम लोग को पता है होता है, इक्वल टू आई आर पता है ना, होता है, हाँ सर होता है। तो ये एक मिल गया, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2, ठीक है। साथ हो मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो, बोल दो भाई, सहमत हो मेरी बात से। एक स्टेप और चलते हैं, ऑल्सो हम लोग को ये भी तो मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज बाई टाइम होता है, चार्ज बाई टाइम होता है, ये सब देखो पीछे पड़ गया है, सारा काम आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से Q क्या निकल जाएगा, I इंटू टी निकलेगा। अच्छा ये भी आई आर कैपिटल में लिख लो, सब आई कैपिटल में, ठीक है। ये भी Q क्या निकलेगा, I इंटू टी बनेगा, ये इक्वेशन 3 कर लो, इसको इक्वेशन 3 कर लो। देखो इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को अगर बारी बारी से इक्वेशन 1 में डालेंगे तो क्या मिलता है, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को बारी बारी से डालेंगे तो क्या मिलता है, ज़रा देखना, वापस से लिख दे रहा हूँ, देखो W इक्वल्स टू क्यू इंटू वी था, ठीक है। ओम्स लॉ से V क्या मिला था, चाहे देखो यहाँ एक स्टेटमेंट लिख लो, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इंटू 1 टू इक्वेशन 1, 2 सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो V के जगह आई आर लिख रहे हैं, देखो तो W बराबर, तो Q नहीं है अभी, Q नहीं मालूम, V के जगह I इंटू आर लिख रहे हैं, साथ हो मेरे, V के जगह I इंटू आर लिख रहे हैं, Q के जगह I इंटू टी लिखे तो Q के जगह I इंटू टी लिख रहे हैं, साथ हो मेरे, और बीच में मल्टीप्लाई था तो बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ में आ गया क्या किए हैं यहाँ पे, आ गया समझ में। अब जरा बताना, वर्क डन बराबर आई स्क्वायर आर टी आ गया यहाँ से, बोलो आई इंटू आई स्क्वायर आर इंटू टी, यही आ गया। एक बात बताना, वर्क डन कह लो या एनर्जी कह लो सेम बात है,
वर्क एनर्जी टाइम में पढ़ के आए हैं चैप्टर क्लास 9th में। वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी, भाई जितना काम करेंगे उतना एनर्जी खपत होगा, यूनिट भी तो जूल है। तो इसी वर्क डन को हम लोग क्या लिख देते हैं, हेंस लिखेंगे, हेंस हीट एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक ठीक, ये हो गया प्रूफ। यही तो चाह रहे थे ना, प्रूफ हो गया। ठीक, आराम से देख लेना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आराम से वैसे समझाएं भी है। अब इस फॉर्मूला से क्या देखने को मिल रहा है हमको, इस फॉर्मूला से बताना, इधर लिख रहे हैं क्या देखने को, क्या क्या ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं यहाँ से देखना। तो इधर लिख रहे हैं हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, यानी करंट को जितना बढ़ा देंगे हीट उतना बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। करंट को जितना बढ़ाएंगे हीट उतना बढ़ते चला जाएगा कि नहीं बढ़ते चला जाएगा, हाँ बढ़ते चला जाएगा। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। कहाँ चल गए, यही ना है, हाँ। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे हीट भी उतना बढ़ते चला जाएगा। और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, सब चीज़ दिख रहा है बिल्कुल। जितने समय के लिए, टाइम भी जितना ज़्यादा, जितने देखो आयरन को जितने लंबे समय के लिए लगा के रखते उतना गर्म होता है, उतना गर्म होता है, तो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और इस कंक्लूजन को भी साइड में लिख लेना, क्योंकि कभी कभी बोर्ड्स में ना स्टेटमेंट डाल के पूछता है, स्टेटमेंट डाल के पूछता है एमसीक्यू में, बोर्ड्स में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये स्टेटमेंट डाल के पूछता है, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ऐसा स्टेटमेंट डाल के पूछता है। इसी फॉर्मूला से डायरेक्ट स्टेटमेंट भी बन जाएगा, ठीक। इसी चीज़ को स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है, तो आप लोग चाहें तो ये कर लें, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिए अकॉर्डिंग टू। अच्छा एक चीज़ और बताना रह गया था, इसी को जूल्स लॉ भी कहते हैं, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, इसी फॉर्मूला को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ, इसी फॉर्मूला को क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग हमेशा जूल्स लॉ कह देते हैं। तो कोई पूछे व्हाट इज जूल्स लॉ, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसी को जूल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। पूरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं नाम, क्लियर है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है कि हीट एनर्जी किसी वायर में कितना प्रोड्यूस होता है, वो किसके प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, और टाइम फॉर विच करंट इज पास्ट, कितने टाइम के लिए करंट वायर से पास किया है। भाई सिंपल चीज़ है। आओ इससे रिलेटेड एक सबसे बेहतरीन जो क्वेश्चन अपने को मिल सकता था, बन सकता था, वो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी आता है, देखो डायरेक्ट बनाएंगे अभी। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहा है दो वायर है, ठीक है, दो वायर है, तो पहले बार में तो हम लोग क्या किए हैं, सीरीज में प्लेस किए हैं, R1 R2, ठीक है। कह रहा है कि दो वायर है और सीरीज में प्लेस किए हैं। एक बात और कि अगर कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल और सेम इक्वल लेंथ, सेम डायमीटर, सब कुछ सेम है, यानी इसका रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम होगा, दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि लेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर इक्वल्स टू एक्स मान लो रेजिस्टेंस, या आर मान लो, कुछ भी मान लो, आर मान लो, आर मान लो, रेजिस्टेंस क्या मान लो, आर मान लो, ठीक है। अब इसका वायर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर हो गया, आर हो गया, और ये भी आर हो गया, ठीक है, सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा जरा यहाँ से बताना दो, इन सीरीज आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर प्लस आर, यानी कि 2R, क्लियर है। आर इक्विवेलेंट कितना है, 2R है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किए होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट, ब्लैक कलर ले लें, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट है। जरा बताना यहाँ से करंट कितना आएगा, I कितना आएगा, I क्या होता है, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, तो I क्या होगा, V बाई आर,
V बाई आर। जरा बताना V कितना है, V तो V है सर, और R कितना है, R है 2R। ये आ गया I इक्वल टू V बाई 2R। ये मेरा क्या आ गया, करंट आ गया, किस में, सीरीज कनेक्शन में। ये सब इसलिए 1 1 ले लो, ठीक है, सीरीज कनेक्शन में आया। अब जरा यहाँ से बताना तो, ये इधर ही से आ रहे हैं इधर इस तरफ। इसके बाद हीट इफेक्ट कितना होगा सीरीज कनेक्शन में, हीट कितना जनरेट होगा, क्या फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। हाँ आई स्क्वायर आर टी होता है। आई कितना निकाले हैं, V बाई 2R का होल स्क्वायर है, V बाई 2R का इंटू आर इंटू टाइम। टाइम वाइम सेम टाइम के लिए रन करा रहे हैं सर्किट में, पैरेलल में भी सेम टाइम के लिए, सीरीज में भी सेम। जरा ये बताओ तो, ये V स्क्वायर बाई 4R इंटू टी हो जाएगा, बताओ। एक आर से ये आर कैंसिल हो गया और आर स्क्वायर है ना, तो एक आर नीचे रह जाएगा। ये समझ में आ गया। तो ये मेरा हीट एनर्जी कहाँ रिलीज हुआ, हीट एनर्जी कहाँ से रिलीज हुआ, ये मेरा सीरीज कनेक्शन में जब रेजिस्टेंस को लगाए थे तब इतना हीट एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है। अब इसी रेजिस्टेंस को क्या कर दिए, पैरेलल सर्किट में डाल दिए। इसी रेजिस्टेंस को पैरेलल सर्किट में लगा दो लोग, इसी रेजिस्टेंस को क्या कर दें, पैरेलल सर्किट में कर दिए, पैरेलल सर्किट में कर दिए। अगेन क्या, रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो सेम ही है ना, आर आर ही रखे हुए हैं। जरा बताना पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/R प्लस 1/R, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R। यही होता है ना फॉर्मूला, प्रूफ करके दिखाए तो थे। 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2/R हुआ, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, R/2 के बराबर हो गया, ठीक है। ठीक है सर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट यहाँ भी है तो करंट कितना यहाँ ड्रॉ होगा, करंट यहाँ से कितना ड्रॉन होगा, I2 V बाई आर होता है, V बाई आर इक्वेलेंट। V कितना है तो V है, और R इक्वेलेंट कितना है, R/2 है। ये I2 2V बाई आर बना, बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बोलो हाँ कि ना। ये नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, ये नीचे वाला 2 ऊपर चला गया यहाँ से, तो 2V बाई आर बना। अगर I2 निकल गया मेरा 2V बाई आर, सोचो अब यहाँ से हीट निकलेगा जूल्स लॉ से, जूल्स लॉ से हीट निकलेगा तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। और यार देखो यहाँ हम जल्दी जल्दी सॉल्व करके दे रहे हैं, वहाँ पे तुमको बिल्कुल साफ सुथरा कॉपी लगाना और हर कुछ लिखना, जितना कुछ लिख सकते हो, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम जूल्स लॉ, सब कुछ। अब यहाँ डायरेक्ट हम I2 B बराबर आए, कहाँ से आया, फ्रॉम ओम्स लॉ से। ये लिख देना कॉपी में, छोड़ना मत ये चीज़, जितना लिख सकते हो, V बराबर IR, यहाँ से आया, I निकला, तो हर कुछ लिखना वहाँ पे, ठीक है। तो जूल्स लॉ क्या होता है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। हाँ, I कितना है मेरा, 2V बाई आर है, इंटू आर इंटू टी है। जरा देखना तो ये कितना बनेगा, 4V स्क्वायर बाई आर इंटू टी बना, 4V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये मेरा हीट एनर्जी कब बना, ये मेरा हीट एनर्जी कब बना, जब हम रेजिस्टेंस को किस में कर दिए, पैरेलल सीरीज में, पैरेलल कनेक्शन कर दिए। तो ये हीट रेजिस्टेंस H1 कब है, सीरीज कनेक्शन में, और हीट कितना रेजिस्ट हुआ है जब पैरेलल में हुआ है, इतना रेजिस्ट हुआ है। हमको सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल था रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, रेशियो पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में रेशियो कितना होगा, है कि नहीं। सीरीज में बताओ कितना रेशियो, कितना प्रोड्यूस हुआ, H1, और पैरेलल में कितना, H2। तो ध्यान रखना कि पैरेलल बाई सीरीज पूछ रहा है या सीरीज इज टू पैरेलल पूछ रहा है, तो H1 बाई H2। अब बताओ हीट एनर्जी हमको मालूम है H1 कितना है, देखो V स्क्वायर बाई 4R इंटू टी, V स्क्वायर ब्लैक से लिखते हैं, V स्क्वायर बाई 4R इंटू टी, यही है मेरा H1। H2 देखना कितना है, H2 है 4V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, 4V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये H2 है। ये T से तो T चला गया सर। अब देखना जरा, आराम से कैलकुलेशन करना, ये V स्क्वायर से ये V स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जरा देखना तो, ऊपर क्या बचा, 1/4R बना, और नीचे क्या बना, 4/R बना। देखो तो आराम से देख लो, ऊपर V स्क्वायर भी T भी चला गया तो 1/4R बचा, और नीचे 4/R बचा, ठीक है। अब ये R ऊपर जाएगा और ये 4R नीचे आएगा, तो ये क्या बनेगा, R/4R इंटू 4, ऐसा कुछ बना, बोलो हाँ कि ना।
बोलो हाँ कि ना। R2 कितना आ रहा है यार? R/2। करंट आ गया R/2, V/R, 4V²/R। ठीक है, तो सीरीज बाय पैरेलल पूछ रहा है। सीरीज मेरा कितना है? सीरीज में हाँ चला गया 4V²/RT। अरे रे, देखो एक चीज़ क्या गड़बड़ कर रहे हैं। हर जगह ये वही बोले कि ये आंसर ऐसा तो नहीं सही है। देखो क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ हर जगह। बोले ना ये मिस हो गया। देखो आर क्या है? आर इक्वेलेंट कितना है? 2R। ये चीज़ तो मिस हो जा रहा था बार बार। यही चीज़ बार बार मिस हो रहा था। तो ज़रा बताना ये कितना बना? ये बना V²। 2 से 2 कट गया, ये 2 × T। ठीक है, 4 से 4 2 कट जाएगा। ठीक है, अब सही है, ये भी सही है और यहाँ भी सुधार लो। यहाँ आर इक्वेलेंट है ना ये चीज़। ये देखो जब मेरे से गलती हो जा रहा है तो सोचो एग्जाम प्रेशर में तुमसे भी गलती हो जाएगा। आर इक्वेलेंट यहाँ क्या लिख देंगे? R/2 × T। हम कहें कि कुछ मिस हो रहा है यार। और ये कितना बन गया? अब ये बन गया 2 4 2। ठीक है, अब ठीक है। तो 2V², और यहाँ क्या है? V²/2। अब आ जाओ, हाँ चेंज कर लो इसको। कर लो इसको। क्या लिख सकते हैं? V कितना है? H1 कितना है? V²/2 और ये कितना है मेरा? 2V²/T। V²R/T। V²R/T। VR है। ठीक है, R से R कैंसिल, V² से V² कैंसिल, T से T कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ गया? 1 ऊपर रह गया और ये 2 इसके साथ आ गया मल्टीप्लाई में। कितना आ गया? 1/4, यानी 1:2। ये मेरा आंसर होगा। कहें कि कुछ मिस हो गया यार। ये हो गया आंसर, ये रेशियो है। यानी क्या कह रहा है कि सीरीज कनेक्शन में अगर 1 जूल 1 जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो पैरेलल कनेक्शन में कितना जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा? 4 जूल हीट एनर्जी। तो पैरेलल कनेक्शन में हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कंपेरिजन टू सीरीज कनेक्शन। ठीक है, क्लियर है? अब क्लियर है तो अब आगे आओ, देख लेना। अब एप्लीकेशन है, इस पोर्शन को कंप्लीट करते और इलेक्ट्रिसिटी खत्म। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है अभी बता चुके हैं, ये स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर क्या यूज़ करते हैं? देखो नाइक्रोम वायर, ये जो दिख रहा है ये नाइक्रोम वायर है। ये सब यहाँ नाइक्रोम वायर है ये। ठीक है, ये नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं भाई। करंट आया अंदर, ये गर्म हो जाता है और इलेक्ट्रिक आयरन गर्म हो जाता है। सेम गीज़र में भी काम होता है। सेम नाइक्रोम वायर गीज़र में यूज़ करते हैं, रूम हीटर में यूज़ करते हैं, सेम काम। तो पहला एप्लीकेशन ठीक है कि इलेक्ट्रिक अवन, रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन। देखो कितना सारा जगह यूज़ हो रहा है इसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? इस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, ये फिलामेंट दिख रहा है ये ऐसा, ये फिलामेंट लगा होता है जो किसका बनता है? टंगस्टन का। इसका बनता है टंगस्टन का। और ये टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो बहुत हाई होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस इतना होता है। यानी जल्दी ये पिघलता नहीं है, जल्दी ये पिघलता नहीं है। तो ये टंगस्टन वायर गर्म होते जाता है, गर्म होते जाता है, गर्म होते जाता है, और हमको क्या मिलता है यहाँ से? बल्ब से लाइट मिलता है, बल्ब ग्लो कर जाता है। तो बल्ब भी समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट को कैसे यूज़ किए हैं बल्ब को जलाने में। इस तरीके से यूज़ हुआ है। अच्छा सोचो बहुत ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा हीट आ जाएगा, ये टंगस्टन वायर क्या हो जाता है? टंगस्टन यहाँ से मेल्ट कर जाता है और मेरा हम कहते हैं बल्ब फ्यूज कर गया, बोलते हैं बल्ब फ्यूज कर गया। तो ऐसे ही बल्ब फ्यूज करता है। ये टंगस्टन टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो मेल्ट कर जाता है बहुत ज़्यादा हीट आने पर। ठीक है, क्लियर है? ये इसका लाइन डायग्राम और ये इसका रियल पिक्चर को साफ कर
ठीक है, समझ में आ गया सबको? कितना सारा एप्लीकेशन है, पॉज कर करके लिख लेना सबका एप्लीकेशन। फोटो बनाओ ना बनाओ ये जरूर कर लेना। अगला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है, देखा होगा सब लोग इस इलेक्ट्रिक फ्यूज को। ये अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है। ये एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस, इट इज़ अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस। ये क्या है, ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। क्या प्रोटेक्ट करता है, हम लोग के इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को ये प्रोटेक्ट करता है। ज़्यादा करंट कभी आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेगा, ठीक है। ज़्यादा करंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिक एप्लियंस को उड़ने से बचा देगा। कैसे बचा देगा, अंदर ये इलेक्ट्रिक फ्यूज में एक ये वायर दिख रहा है, ये वायर, अंदर इलेक्ट्रिक फ्यूज में एक वायर होता है। ये एलॉय का वायर बना होता है। किसका बना होता है, एलॉय का। एलॉय यानी, एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ सेवरल मेटल्स, 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। तो ये एलॉय का बना हुआ होता है। इसका जो क्या कहते हैं वो हीटिंग जो होता है ना, हीटिंग का कैपेसिटी वो बहुत कम होता है, बहुत मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके ये पिघल जाता है, ठीक है। जिसके कारण से क्या हो जाएगा, ये वायर जा रहा है, ये वायर अंदर जो जा रहा है ना, इसको कहते हैं लाइव वायर। कौन सा वायर कहते हैं, लाइव वायर। मैग्नेट जब आएगा ना तो पढ़ोगे, ये लाइव वायर कहलाता है जो अंदर जा रहा है, ठीक है। इस लाइव वायर में 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट होता है। 220 वोल्ट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ये जैसे ही मान लो किसी मिस हैपनिंग की वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही बढ़ गया, कुछ हो गया, कुछ ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो गया, तुरंत ये वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, गल जाएगा, कट जाएगा, जो भी कह लो, गल गया। और क्या हो गया, आगे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई रुक गया। रुकने से क्या हो जाता है, मेरा इलेक्ट्रिकल एप्लियंस उड़ने से बच जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। इसका उड़ना हमारे इलेक्ट्रिक एप्लियंस के लिए क्या हो जाता है, फ़ायदेमंद हो जाता है, इसलिए इसको भी यूज़ कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ठीक है। तो यहीं तक था पूरा का पूरा लेक्चर आज का। और अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर दिए हैं। जाओ खूब मन से पढ़ो सब कुछ। लाइट खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया। देखते हैं एक आध लेक्चर, एक आध चैप्टर का और ले आते हैं, या कोई चेंज कर लेते हैं, केमिस्ट्री में मिस्ट्री का करा लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।